अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब खैरियत से? दोबारा से। अच्छा जी, तो लास्ट हमने कौन से चैप्टर पे छोड़ा था? आज बॉक्सेस करना है। ठीक है भाई, तो HTML की फाइल बना लेते हैं और CSS की भी बना लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। अच्छा जी, स्पेलिंग मिस्टेक वैसे तो मसला नहीं है, लेकिन फिर भी हम सही कर देते हैं। मसला क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम ये फाइल कहीं पर भी भेजने वाले नहीं हैं। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बॉक्सेस है। अच्छा, तो देखिए, सीएसएस अगर अच्छी समझनी है तो हमें ये पहले समझना होगा, पहले भी मैंने आपको बताया है कि एचटीएमएल का हर एलिमेंट एक बॉक्स है। ठीक है भाई, हर एलिमेंट एक बॉक्स है। दो तरह के हमारे पास एलिमेंट है, एक ब्लॉक लेवल और एक इनलाइन। ब्लॉक लेवल का जो बॉक्स है ना, वो पूरी लाइन को कवर करता है, जहां मतलब जितनी भी पूरी लाइन है, पूरी पेज के ऊपर पूरी लाइन को कवर करेगा। और जो इनलाइन एलिमेंट होता है, वो जहां तक उसका टेक्स्ट है, जहां तक उसका कंटेंट है, सिर्फ उतना एक बॉक्स बनाएगा और उसको कवर करेगा। तो हर एलिमेंट को ना हम एज अ बॉक्स देखेंगे कि यार ये एक बॉक्स है, और उसके बाद फिर उस पर स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो इससे जो है ना, चीजें बहुत अच्छी समझ में आएंगी और जल्दी काम भी होगा। तो इसमें क्या क्या है, कंट्रोलिंग साइज ऑफ बॉक्सेस, कि उसका साइज हमें कंट्रोल करना हो। तो इसमें सिंपल एक चीज होगी, हाइट विथ, कि भाई बॉक्स को विथ दे दो और हाइट दे दो, उसका साइज कंट्रोल कर लो। उसके बाद बॉक्स मॉडल फॉर बॉर्डर्स, बॉर्डर वगैरह देना, कि आपको किसी बॉक्स के ऊपर बॉर्डर देना हो। ठीक है, और इसके अलावा मार्जिन और पैडिंग देना। ठीक है भाई। और इसके अलावा डिस्प्ले एंड हाइड बॉक्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यार किसी बॉक्स को शो करना है, किसी को हाइड करना है। जैसे कि आप देखते हैं कि यार कुछ चीजें होती हैं कि जो आपकी क्लिक करने पे शो होती हैं, पहले हाइड हुई भी होती हैं। ठीक है, लेकिन ये क्लिक वाली जो चीजें ये होगी तो जावास्क्रिप्ट से, लेकिन वो हाइड शो वाला जो काम है ना, वो सीएसएस से होता है। ठीक है, उसको सीएसएस से हम टेम्परेरी हाइड कर देते हैं, और जैसे ही कोई बटन क्लिक होता है तो हम उसको शो कर देते हैं। या हमें खुद से कोई ऐसा स्टाइल बनाना हो जिसको हम सीएसएस के जरिए उसका जो डिस्प्ले है वो हाइड कर दें। ठीक है, तो ये चीजें इसमें कुछ बता रही हैं। अच्छा जी, तो इसमें सबसे पहले बॉक्स डायमेंशंस है, कि जिसमें विद और हाइट होती है। जो कि सबसे पहले हमने विद और हाइट जो देखी थी ना, वो इमेज के एलिमेंट में देखी थी एचटीएमएल के अंदर। तो वही सेम विद और हाइट आप सीएसएस में किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एचटीएमएल में हर एलिमेंट का एक बॉक्स है। तो आप किसी भी एलिमेंट को टारगेट करके उस पर हाइट और विद अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, विद और हाइट जो है ना, वो दो तरीके से हम ज्यादातर देते हैं इसमें, एक पीएक्स के अंदर और एक परसेंट के अंदर। ठीक है, तो पीएक्स क्या करता है कि जितनी भी आपकी मतलब जितने भी स्केल की आपकी स्क्रीन है, उस हिसाब से उसको डिवाइड करके पिक्सल में ये उसकी विद और हाइट सेट कर देता है। परसेंट में क्या होता है कि अगर आप किसी बॉक्स को 100% विद देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी उसके पास जगह है उसके पेरेंट के पास, तो वो पूरी विद ले लेता है। ठीक है, तो परसेंट हमेशा जो है ना, किसको देखता है? पेरेंट को। ठीक है, अब जैसे मैं अगर बॉडी के अंदर एक डिव बना दूं, ठीक है, और मैं इस डिव को बोल दूं कि यार इसको मैं विद दे दूं 100%, तो ये क्या करेगा? ये देखेगा बॉडी के पास कितनी विद है, क्योंकि बॉडी के पास पूरे पेज की विद है, तो ये क्या करेगा? इसको भी पूरे पेज की विद दे देगा। अच्छा, वैसे ये डिव की जो विद होगी ना, बाय डिफॉल्ट वो 100% ही होगी, अगर तो हम इसको डायरेक्टली बॉडी के अंदर बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये चीज समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैंने बॉक्स की क्लास दी,
और CSS में आके मैंने इसको कुछ कलर वगैरह दे दिया। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा इसको विथ हम दे देते हैं 100%। वैसे भी इसकी बाय डिफॉल्ट यही विथ होती है। हाइट में इसको दे देता हूँ 400 px। ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये एक सिंपल बॉक्स बन के मेरे सामने आ जाएगा। सही है भाई। अच्छा, अगर हम इसको विद ना दें तो देखें, ठीक है, इसकी डिफॉल्ट विद क्या थी, वही 100%। अच्छा, अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा हम क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर एक डिव बना देते हैं। ठीक है भाई, इसको क्लास दे देते हैं हम चाइल्ड। ठीक है, या कुछ भी आप दे सकते हैं। CSS में आके इसको टारगेट किया, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया ऑरेंज। ठीक है भाई, और विद इसको दे दी मैंने 50%। ठीक है भाई, और हाइट मैंने इसको दे दी 100%। तो बताएं ये किस तरह से हमें नजर आएगा, क्या होगा। देखिए, इसने क्या किया, अपने पेरेंट को देखा, इसका पेरेंट कौन था, बॉक्स। उसके पास विथ कितनी है, डिफॉल्ट 100%, मतलब वो फुल पेज के ऊपर आ रहा है। तो मैंने चाइल्ड को बोला कि आप विथ ले लो 50%। 50% क्या होगा भाई, उसका हाफ, जो भी उसका बन रहा होगा पेरेंट का। ठीक है, तो इसका पेरेंट क्या है, बॉक्स है, तो इसने उसका हाफ ले लिया। अच्छा, विथ मैंने 100% दी, तो इसने विथ कितनी उठाई होगी, इसने सॉरी हाइट, हाइट मैंने क्या दी 100%, तो इसने हाइट कितनी उठाई होगी 400 px, क्योंकि इसके पेरेंट के पास इतनी है। अच्छा, अगर मैं इसके पेरेंट की बढ़ाता हूँ हाइट, तो देखेंगे आप कि इसकी भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ गई इसकी, क्योंकि मैंने इसको 100% दिया हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसको 100% ना दूं, इसको मैं कर दूं दोबारा 400, और पेरेंट को मैं रहने दूं 500। ठीक है भाई, तो अभी अपने पेरेंट से छोटा हो गया। तो परसेंट क्या करता है, हमेशा देखता है पेरेंट को, कि भाई ये जो हाइट दी है हमने, अच्छा 400 ज्यादा दे दिया 100%, ये जो हाइट मैंने 100% दी है, तो मेरे पेरेंट के पास कितनी है, तो पेरेंट के पास है 500 px, तो इसने इसको भी 500 px दे दी होगी। अच्छा, अगर मैं इसको 150 दे दूं इस तरह, तो कितनी आएगी इसकी, 750 आएगी। 100% 500 बन रहा है, 150% कितना बन जाएगा 750। तो इसको रिलोड करते हैं, हो गया भाई इतना। ठीक है भाई, 750 px इसको हाइट मिल गई होगी इसकी। ठीक है, तो परसेंट जो है ना, हमेशा पेरेंट को देखता है, और पेरेंट के पास जितना होता है वो अप्लाई कर देता है परसेंट के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई 20% ले लो इसका, कितनी करेगा, कितनी कितनी px देगा यहाँ पे, 20% कितना बनेगा 100 px। समझ में आ रहा है ना भाई, सिंपल है ये चीज। देखिए 500 px इसके पास है, इसको मैंने कहा हाइट 20%, तो 500 का 20% कितना बन रहा है 100 बन रहा है। देखिए मैंने इसको चलाया, इसने इसको 100 दे दिया। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज। नीचे से ऊपर जाना मतलब, अच्छा ये चाइल्ड वाला जो ये ऊपर आ रहा है, आप ये कह रहे हैं इसको नीचे लेके आना है, तो वो उसके अलग तरीके, फिर वो अलाइनमेंट पे देखा जाएगा ना। देखिए अभी जितनी भी चीजें हैं ना हमारे पेज में, वो टॉप से बॉटम ही आनी है। जब आप कोई हेडिंग बनाते हैं तो वो टॉप पे आती है, वो नीचे नजर नहीं आती। उसके बाद दूसरी कोई हेडिंग बनाते हैं, वो उसके नीचे आती है। तो सेम यही चीज इस पे भी अप्लाई हो रही है, कि नीचे आ रहा है, ऊपर मतलब ऊपर से आ रहा है। तो अगर आपने इसको नीचे लेके आना है, या इसको राइट पे या लेफ्ट पे या बॉटम पे लेके जाना है, तो फिर वो अलाइनमेंट से होता है, वो अभी आगे आएगा। ठीक है भाई, इसके अलावा देखिए परसेंट में और पीएक्स में ना, हम जो है ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से देते हैं। अब देखिए मिसाल के तौर पे मैं एक काम ये कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ यार वेबसाइट में मुझे होम पेज के ऊपर एक स्लाइडर चाहिए। ठीक है भाई, क्या चाहिए, स्लाइडर चाहिए, और रिक्वायरमेंट ये स्लाइडर जो है ना वो फुल विड्थ पे होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मिसाल के तौर पे ये स्लाइडर है। ठीक है भाई, तो मैं क्या करूंगा, इस स्लाइडर को विथ दूंगा, परसेंट में दूं या पीएक्स में दूं,
मैं इसको दूंगा परसेंट में। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी भाई, फुल पेज पे चाहिए। अच्छा ये तो हाइट है, विद में इसको किस में दूंगा, परसेंट में। क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट क्या थी कि यार स्लाइडर आपके पूरे पेज पे होना चाहिए। अच्छा अगर रिक्वायरमेंट ये होती कि यार लेफ्ट साइड पे साइड बार हो और राइट साइड पे स्लाइडर होना चाहिए, ठीक है, तो अलाइनमेंट वाली चीज बाद में। तो मैं इसको बोल दूंगा अच्छा भाई लेफ्ट साइड पे चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ 70%, ताकि ये इतना हो जाए कि थोड़ी सी साइड बार की जगह छोड़ दे। तो ये जो जिसने जगह छोड़ी है यहाँ पे मैं साइड बार बना दूंगा। ठीक है, तो अब इसको हम बोलते हैं लेआउट, कि यार आपकी वेबसाइट का लेआउट जो है ना वो किस तरह का बना हुआ है। तो हर वेबसाइट का लेआउट अलग बना हुआ होता है, हर वेबसाइट अपनी हर चीज को अलग तरीके से मैनेज करता है, कोई पीएक्स में भी दे रहा होगा, परसेंट में भी दे रहा होगा। ठीक है भाई, तो लेआउट जो है ना वो 15 वाला चैप्टर है शायद, तो उस पर डिस्कस करेंगे वो। अच्छा भाई लिमिटिंग विथ, ये काम आता है आपकी इमेज वगैरह के लिए, ठीक है, या डिव वगैरह के लिए भी हो सकता है ये काम आ जाए आपके। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होता है कि यार मिसाल के तौर पे मेरे पास एक इमेज है, ठीक है भाई, कौन सी इमेज है, कार की। ठीक है भाई, तो कौन सी वाली ले लें हम, ये वाली ले लेते हैं भाई, सही है भाई। अच्छा भाई मैंने इसको चला दिया, कार मेरी आ गई। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इससे ना स्टाइल हटा रहा हूँ सारा स्लाइडर से। तो देखिए सिंपल मुझे कार नजर आ रही है, इमेज का टेक्स्ट स्लाइडर के अंदर बना हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा भाई स्लाइडर इमेज जो कि इसका चाइल्ड है, आप उसको विथ दे दो, कितनी दें विथ, इसको बोल दो 600 दे दो भाई, सही है भाई, 600 px। और हाइट आप कितनी दे दो, क्योंकि ये लैंडस्केप में मुझे लग रही है, तो मैं 400 दे देता हूँ इसको, सही है भाई। तो ये ऐसी नजर आ रही है कुछ मुझे। अब देखें, एक ना लिमिट होती है इसकी ना, अब के मेरी जो ये कार है ये किस डिवाइस पे नजर आ रही है। अब अगर मैं इसको किसी छोटी डिवाइस पे खोलता हूँ ना तो ये हाफ नजर आएगी, क्योंकि हमने इसकी जो विद है वो फिक्स रख दी कितनी, 600 px। तो अगर कोई डिवाइस जो कि 600 px से छोटी होगी तो उस पर ये कार जो है हाफ नजर आएगी, क्योंकि पूरी इमेज नजर ही नहीं आएगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आने वाली है ना, कि इतनी बड़ी विद है तो उसकी वो हाफ नजर आएगी। तो हम क्या करते हैं, विद को ना एक लिमिट लगा देते हैं कि यार ये कार जो है ना बड़ी से बड़ी इतनी हो जाए और छोटी से छोटी इतनी हो जाए, और इससे ज्यादा छोटी ना हो। अगर इससे ज्यादा छोटी, मतलब अगर कोई डिवाइस है ना तो उसको ये कार नजर ना आए, या उसको ये कार कट होकर नजर आए। तो लिमिट कैसे लगाते हैं भाई, इसका जो डिव है सिंपल, इसको हम देते हैं 100% पहले तो। ठीक है भाई 100%। और इसका जो पेरेंट है स्लाइडर, अच्छा अगर मैं इसको विथ लगा दूं तो अब बात एक ही है या अलग है, उतनी विद आएगी या अलग आ जाएगी, कार के पास उतनी आएगी, क्योंकि मैंने इसको विद दिया 100%। ये किसकी उठाएगा, स्लाइडर की उठाएगा, स्लाइडर के पास क्या है 600। तो देखिए मैं रीलोड करूंगा, जैसा है वैसा ही है, जैसा था वैसा ही आपको नजर आ रहा है। अच्छा अब हम देखना क्या चाह रहे हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है सीएसएस में मैक्स विथ। ठीक है, तो मैक्स विथ का मतलब ये है कि आप, मतलब यूजर की जो डिवाइस है ना वो जितनी भी बड़ी हो जाए, आपकी जो इमेज है या आपका जो डिव है, आपका जो बॉक्स है, वो इससे बड़ा नहीं होगा। उसको लिमिट आपने लगा दी कि भाई इतना बड़ा होगा, इससे बड़ा नहीं होगा, चाहे डिवाइस कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ यार ये हो जाए 800 px तक। और एक होती है मिन विथ, मैं इसको बोलता हूँ ये हो जाए 200 px तक। ठीक है, या 300 कर देते हैं इसको। तो ये दोनों ना हमेशा एक साथ लगते हैं, और इसमें ये बताया जा रहा है कि यार मैक्स विद इसकी 800 px हो जाए और मिन विद इसकी 300 हो जाए। मतलब डिवाइस जितनी भी बड़ी हो तो 800 से ज्यादा बड़ी ये इमेज नहीं हो सकती। अगर डिवाइस छोटी हो ना तो आपकी ये इमेज जो है ना रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, उसको छोटा करते रहेंगे आप डिवाइस को, रिस्पॉन्सिव होती रहेगी इमेज। लेकिन जब डिवाइस 300 से कम होगी तो इमेज वहीं रुक जाएगी,
जैसी है वैसी रहेगी। ठीक है, तो ये जो है ना कुछ कुछ जगहों पे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी हम ये यूज करते हैं एक प्रॉपर्टी मैक्स विद और मिन विद की। देखिए भाई अभी ये आ रही है 800 आपके पास। अच्छा भाई देखें, डिवाइस बड़ी है 800 की 800 आपको नजर आ रही है। अच्छा आप देखें मैं इसको ना 800 से कम कर रहा हूँ, ऊपर देखिए ऊपर पीएक्स दिखा भी रहा होता है एक कॉर्नर पे। तो देखिए जैसे ही मैं इसको कम कर रहा हूँ ना, ये इमेज भी अपने आप कम होती जा रही है। ऐसा ही भाई, बड़ी कर रहा हूँ तो बड़ी हो रही है इमेज को, डिवाइस को छोटा कर रहा हूँ तो इमेज भी छोटी हो रही है। अच्छा मैं इसको छोटा करते करते मैं 300 पे ले आता हूँ। ठीक है, देखें आने वाला है 300 पे आया, अब ये नहीं हो रही। ठीक है भाई, यहाँ पे आके ये रुक गई क्योंकि हमने लिमिट लगा दी कि यार इससे छोटी इमेज ये अगर हम दिखाएंगे ना तो फिर इसका कोई फायदा ही नहीं है, इमेज नजर ही नहीं आएगी, अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये सेम चीज हम करते हैं। अच्छा विथ इसलिए काम आती है रिस्पॉन्सिव हो जाए, और सेम इसी तरीके से हमारे पास हाइट भी होती है। ठीक है भाई, मिन विद वाली चीज समझ में आई। सेम ये इमेज के अलावा भी दूसरी चीजों पे भी कर सकते हैं। मैंने इमेज पे इसलिए दिखा दिया तो क्लियर आपको थोड़ा हो जाएगा, समझ में आएगा क्या रिस्पॉन्सिव होगी। कि अगर ये आपके डिफ के अंदर कोई पैराग्राफ बना हुआ है या कोई टेक्स्ट डला हुआ है या कोई भी कंटेंट डला हुआ है, उस पूरे को भी आप ये लगा सकते हैं मैक्स विद और मिन विद। तो जब आपकी जो डिवाइस है वो छोटी होगी तो वो देख लेगा कि भाई आपने लिमिट क्या रखी हुई है, आपने मिन विद कितनी रखी हुई है, तो उतनी छोटी होगी, उससे छोटी वो नहीं होगी। लेकिन सिर्फ ये एक चीज से पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं हो जाती, ये बिल्कुल छोटी सी चीज है और ये कहीं कहीं हमें बहुत काम आ जाती है। लेकिन ये इससे कभी भी पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी कि बस ये लगाओ आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये कहीं कहीं जगहों पे काम आ सकती है, हमें इसके अलावा ज्यादा जगहों पे ये काम नहीं आएगी। रिस्पॉन्सिव के लिए भाई हम सबसे पहले देखेंगे मीडिया क्यूरीज जो कि बेहतरीन है। उसके बाद हम बूट स्ट्रैप से भी थोड़ी हेल्प लेते हैं। अच्छा बूट स्ट्रैप भी मीडिया क्यूरी लगा के देगा हमें। मीडिया क्यूरी या तो हम अपनी लगाएं या बूट स्ट्रैप से बोल दें वो लगा देगा, बनी बनाई मिल जाएंगी उसकी, वरना हमें खुद बनानी पड़ेंगी। उसके बाद हम यूज करते हैं फ्लैक्स बॉक्स। ठीक है, ग्रिड यूज कर लेते हैं, फ्लैक्स बॉक्स यूज कर लेते हैं, जिससे जो है वो वेबसाइट हमारी रिस्पॉन्सिव बन जाती है। वरना अगर आप फ्लैक्स भी यूज ना करें, ग्रिड भी ना करें, बोर्ड स्टेप भी ना करें, तो सिर्फ मीडिया क्यूरी ऐसी चीज है अपनी, आप वो यूज करके पूरी वेबसाइट अपनी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अच्छा जी, अब ये हमने देख लिया, तो अब हम जो है ना हाइट भी देख लेते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे ना एक डिव बना रहा हूँ एक और इसको क्लास दे रहा हूँ मैं कंटेंट, और इसमें जो है ना एक पैराग्राफ बना दिया मैंने, और इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह जो है वो लिख दिया। सही है भाई। अच्छा अभी मैं इसको चलाऊंगा भाई, ये बिल्कुल नॉर्मल मुझे नजर आ रहा है, इसने पूरी लाइन कवर कर ली क्योंकि डिव की जो विड्थ थी वो फुल विड्थ थी, पूरी लाइन वो कवर कर रहा था। अच्छा मैं अब सीएसएस में आके कंटेंट को थोड़ा सा स्टाइल दे रहा हूँ। पहला मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है भाई, फिर मैं इसको देता हूँ विथ 500 px। ठीक है भाई, अभी तक मैंने इसको ना हाइट नहीं दी है। ठीक है, विथ में इसकी थोड़ी और कम कर देता हूँ, 300 कर देता हूँ। सही भाई। तो अब हाइट देखिए इसकी, अभी तक जो है ना वो ऑटो है। ऑटो से मतलब ये कि इसमें जितना टैक्स आएगा उसकी जो हाइट है वो खुद एडजस्ट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा अगर मैं हाइट दे दूंगा, मैंने इसको हाइट भी दे दी 300, तो देखें अब क्या होगा। अच्छा ये तो बहुत हो गई, खैर मैं इसको अगर 100 कर दूं तो ये देखें अब ये होगा। ये क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? कि यार डिव के अंदर जो कंटेंट था ना अब वो उससे बाहर निकल रहा है, क्योंकि उसमें इतनी स्पेस नहीं है वो सारा जो हमने लिखा है वो उसमें आ सके। ठीक है, तो अब इसके लिए भी ना हम एक लिमिट लगाते हैं। ठीक है, जो हाइट की, जिस तरह फेसबुक में छोटी सी एग्जाम्पल है इसी चीज की, कि जब कोई पोस्ट करता है तो एक लिमिट लगाई हुई फेसबुक ने कि इतना कंटेंट नजर आए, इससे ज्यादा कोई लिखे तो सी मोर का ऑप्शन आ जाए, जैसे सी मोर पे क्लिक करे उसको नजर आ जाए। तो ये फेसबुक ने ऑप्शन डाला हुआ है। तो इसी तरह हम भी वेबसाइट में ऐसी चीजें मैनेज करने के लिए ये चीजें करते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ कि अब हाइट नहीं, मैं इसको बोलता हूँ भाई मिन हाइट। मिनिमम हाइट होनी चाहिए 100,
और मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए 300। ठीक है भाई, सही हो गया। अच्छा अब मैं इसमें थोड़ा और टेक्स्ट लिखता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट किया, चलाया, सही चल रहा है अभी तक, क्योंकि हमने मैक्स क्या लगाई हुई थी 300। थोड़ा और टेक्स्ट बढ़ा देते हैं इसमें। ठीक है भाई, अब यहाँ से ये दोबारा से वही मसला करना शुरू हो गया। अब ये वही वाली चीज थी जो विथ पे हमने लगाई थी कि भाई इतनी हाइट हो जाए, इससे ज्यादा हो ना तो फिर उसको रोक देना। अब ये टैक्स जो है ना उस डिफ से हमारे बाहर आना शुरू हो गया। ठीक है भाई, तो अब इसके लिए सीएसएस क्या बोलता है, आप ना ये लगा दो और इससे कंट्रोल कर लो अपने कंटेंट को ओवरफ्लो से। कि यार आप यूजर को ना स्क्रॉल बार दे दो, ओवरफ्लो हम इसको बोल देते हैं स्क्रॉल। तो अब क्या होगा, जितना भी कंटेंट डिफ की हाइट से ज्यादा हो रहा होगा तो सीएसएस एक स्क्रॉल बार ऐड कर देगा। देखें स्क्रॉल बार आ गई और इसमें पूरा आ रहा है। अब जितना भी कंटेंट होता जाए डिफ की जो हाइट है वो सेम रहेगी, बस उसमें ये स्क्रॉल बार आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा इसने दोनों जगह पे लगाया, इसने हॉरिजॉन्टल भी लगाया, वर्टिकल भी लगाया, और आप चाहते हैं सिर्फ आपको वर्टिकल लगाना है तो ओवरफ्लो वाई। ठीक है भाई, ये देखें अगर आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल लगाना है तो ओवरफ्लो एक्स। ठीक है, तो उसको स्क्रॉल दे देंगे। अच्छा स्क्रॉल के अलावा हाइट भी हो सकता है कि आप इसको हाइड कर देंगे, नजर ही ना आए भाई, इतना टेक्स्ट नजर आए, इससे ज्यादा जो भी कुछ नीचे वाली लाइन दिखे आपको नजर ही नहीं आ रही, वो हाइड हो गई। ठीक है भाई, तो और वो वाली चीज जो है जो मैंने आपको बताई कि फेसबुक में जो हो रही है, तो वो क्योंकि फंक्शनल है। देखिए कभी भी कोई ऐसी चीज हो ना जो क्लिक करने में कोई काम हो रहा हो, हम क्लिक कर रहे हैं तो उसके बाद फिर वो चेंज हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो सारा होता है जावास्क्रिप्ट से। कि बस उसमें बिहेवियर ऐड करना है हमें कि भाई क्लिक करें तो कोई चीज रन हो और जो भी काम है वो हाइट शो वगैरह कोई चीज हो। तो ओवरफ्लो हेडिंग हो गया और ओवरफ्लो स्क्रॉल हो गया। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा जी, बॉर्डर मार्जिन एंड पैडिंग ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा ये मिन हाइट और मिन विड्थ जो है, ये इतनी चाहे भले यूज ना हो कहीं पर, लेकिन ये बॉर्डर मार्जिन एंड पैडिंग जो है ना ये बहुत यूज होता है। और इससे ही वेबसाइट के अंदर जान आती है, अच्छी लगती है वेबसाइट। जब वेबसाइट में आप सारा कंटेंट एक दूसरे से मिला देंगे, कोई स्पेसिंग नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है, तो बहुत ज्यादा अजीब लगना शुरू हो जाता है वो। तो जब आप ये चीजें ऐड करते हैं ना तो फिर आपका जो कंटेंट है वेबसाइट का वो बहुत ज्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या है, पहली चीज जो है ना वो आपका बॉर्डर होता है, फिर मार्जिन है, फिर पैडिंग है। अच्छा बॉर्डर क्या होता है, जो आपका जो बॉक्स है आपके सीएसएस मतलब एचटीएमएल के एलिमेंट का जो बॉक्स है उसके चारों तरफ आता है बॉर्डर, जो कि टेबल पे हमने दिया था याद है, वो बॉर्डर कहलाता है। अच्छा मार्जिन क्या कहलाता है, जो आउटसाइड द बॉर्डर की स्पेस हो, बॉक्स के बाहर की जो स्पेस है वो मार्जिन कहलाता है। अच्छा पैडिंग क्या होता है, जो बॉक्स के अंदर की स्पेस है, जिस तरह हमने टेबल में क्या किया था, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग यहाँ पे मार्जिन है और सेल पैडिंग यहाँ पे क्या है, पैडिंग है। ठीक है भाई, तो ये वाली चीज देखें हम, अगर आप अप्लाई करके देखें तो अभी देखिए थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको बना के क्या, एक एक इन्होंने बनाया हुआ है विद मार्जिन एंड पैडिंग एंड एक बनाया हुआ है इन्होंने विदाउट मार्जिन एंड पैडिंग। तो ज्यादा बेहतर कौन सा लग रहा है, मार्जिन एंड पैडिंग वाला, क्योंकि उसमें स्पेस आ गया और अब वो अच्छा लग रहा है काफी। वरना बराबर वाले को अगर आप देखें ना वो बॉर्डर से बिल्कुल कंटेंट मिल रहा है और बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब हम अच्छा थोड़ा सा इसको मैं हाथ कर आपको अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ, जिस तरह ये देखें अभी आपके सामने ये नजर आ रहा है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर दूं, पैडिंग। अच्छा ये अभी डायरेक्टली मैं पीएक्स में देता हूँ, अभी ये आगे आएगा तो फिर इसके बारे में और समझाता हूँ। पैडिंग अप्लाई हुई, नीचे क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो आउटसाइड द बॉक्स जा रहा है कंटेंट, तो इस वजह से नीचे जो है वो नजर नहीं आ रही है। अच्छा जी, अब बॉर्डर कैसे देते हैं ये आपको बता रहे हैं, बॉर्डर का तरीका। कि बॉर्डर विथ सबसे पहले होती है बॉर्डर विथ। जिस तरह हम एचटीएमएल के टेबल को बॉर्डर देते थे, बॉर्डर 1 दे दिया तो उसने 1 विद अप्लाई कर दी, बॉर्डर 2 दे दिया तो उसको और थिक कर दिया उसने। तो इसी तरह यहाँ पे भी सीएसएस में बॉर्डर विद होती है। तो इसमें आप ये थिन मीडियम थिक भी दे सकते हैं और पीएक्स के अंदर भी दे सकते हैं। और इसकी चार प्रॉपर्टी और हैं। चार प्रॉपर्टी कौन कौन सी, बॉर्डर टॉप विथ, बॉर्डर राइट विथ,
बॉर्डर बॉटम विथ, बॉर्डर लेफ्ट विथ, क्योंकि एक बॉक्स के चारों कॉर्नर है ना, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। ठीक है, तो इस तरह से चारों तरफ आप उसके बॉर्डर की विथ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है भाई, और इसका ये एक शॉर्ट एंड तरीका भी है कि आप बॉर्डर विथ दें। अच्छा, बॉर्डर दे के दिखाते हैं, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। अच्छा, बॉर्डर विद होता है एक, मैंने इसको बोल दिया 2px। अच्छा, अभी ये अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई करके देखते हैं, देखें कुछ भी नहीं आया। ये बोलता है बॉर्डर विद तो दे रहा हूं, मुझे बॉर्डर कलर भी बताओ, या मुझे बॉर्डर स्टाइल भी बताओ कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको अच्छा बॉर्डर स्टाइल बता दिया सिर्फ, तो डिफॉल्ट कलर जो है ना वो ब्लैक शायद उठा लिया खुद से। तो बॉर्डर स्टाइल में इसको बोलता हूँ। ठीक है भाई, अब देखिए काफी सारे इसमें बॉर्डर स्टाइल है। ठीक है भाई, सॉलिड जो है सबसे नॉर्मल होता है, बेसिक जो लाइन वाला जो बॉर्डर होता है। देखिए मैंने अप्लाई किया, ये ब्लैक कलर का बॉर्डर इसने अप्लाई कर दिया। अच्छा, विथ 2px आ रही है, अगर मैं इसको 10px कर दूं, वही वाली चीज जो टेबल के ऊपर होती थी, याद है। अच्छा, अब इसने एक तरीका दिया हुआ है कि भाई आप जो है ना चारों तरफ बॉर्डर की विद अलग अलग सेट कर सकते हो। कैसे? आप इसको बोलो भाई बॉर्डर टॉप विथ, इसको जितनी मर्जी चाहे आप दे दो, 10 दे दो या कुछ भी दे दो। आप इसको बोलो भाई कि बॉर्डर बॉटम विथ, आप इसको 5 दे दो। लेकिन इस काम में ना ये थोड़ी लंबी है कि आप चार प्रॉपर्टी आप अलग अलग दे रहे हो। ठीक है, देखिए अभी मैंने सिर्फ दो जगह पे किया तो दो जगह पे अप्लाई हो गया ये। अच्छा, अब इसका शॉर्ट एंड तरीका क्या है कि आपने बॉर्डर विथ लिखा, ये मैंने हटा दिया, आपने लिखा बॉर्डर विथ। अभी आपसे चार वैल्यू लेगा, जैसे आपको याद है टेक्स्ट शेडो आपसे वैल्यू लेता है स्पेस देके, तो ये भी आपसे चार वैल्यू लेगा। मैंने अच्छा कैसे लेगा, ये आपसे लेगा क्लॉकवाइज, कि भाई सबसे पहले ये लेगा टॉप, फिर ये लेगा राइट, फिर ये लेगा बॉटम, फिर ये लेगा लेफ्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से लेगा ये। और देखिए इसने उस हिसाब से सब पे अलग अलग बॉर्डर अप्लाई कर दिया, हमने टॉप बॉटम पे सेम किया है और लेफ्ट राइट पे सेम किया है। अच्छा, अगर आपको चारों कॉर्नर पे सेम देना हो तो आपको ये चार वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक वैल्यू देंगे और वो चारों जगह पे सेम बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, सेम विद अप्लाई हो जाएगी। ठीक है भाई, इसी तरह बॉर्डर स्टाइल का भी यही सीन है कि आप टॉप राइट बॉटम लेफ्ट का भी अलग अलग दे सकते हैं और शॉर्ट हैंड भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसी तरह बॉर्डर कलर का भी यही सीन है। बॉर्डर कलर, अगर आपको सबको सेम कलर देना है तो आप इस तरह से एक ही कलर देके सबको दे सकते हैं, वरना आप बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर राइट कलर, बॉर्डर बॉटम कलर, इस तरह सबको अलग अलग भी दे सकते हैं, जो कि कभी देंगे नहीं। तो अगर इस तरह हम अलग अलग कलर देंगे तो फिर वही वाली बात है गोला गंडा वाली। ठीक है भाई, सब में क्लॉकवाइज चलेगा। अच्छा, इसमें और भी चीजें भी आएंगी, मार्जिन, पैडिंग, काफी सारी चीजें आएंगी जिसमें चार वैल्यू आपको नजर आ रही है वो क्लॉकवाइज चलेंगी। बॉर्डर स्टाइल हो गया। अच्छा, स्टाइल देखिए काफी सारे ये नजर आए हुए यहाँ पे, और भी होंगे इसके अलावा जो यहाँ पे मेंशन नहीं होंगे काफी सारे। ठीक है, लेकिन अब इसमें से ना इतने सारे कभी देते नहीं है अलग अलग डॉट वाले, ये पहले चलते थे डॉट वाले बॉर्डर, इससे पहले लगता था यार बड़ी अच्छी सी वेबसाइट बनी हुई है, लेकिन अब ये इतना इतना चलते नहीं है बॉर्डर। सिर्फ ये सॉलिड वाला जो है ना सबसे ऊपर, ये बहुत यूज होता है बॉर्डर। उसके बाद ये आउटसाइड इनसाइड ये सारे बॉर्डर जो है ना बहुत कम यूज होते हैं, इससे इतना अच्छा लुक नहीं आता वेबसाइट के अंदर। तो बॉर्डर स्टाइल का भी यही सीन है कि भाई आप टॉप का अलग दे दो, लेफ्ट का अलग दे दो, बॉटम का अलग दे दो और राइट का अलग दे दो, इस तरह से आप चलो। बॉर्डर कलर का भी सेम सीन है। ठीक है, चारों अलग अलग भी दे सकते हैं और शॉर्ट हैंड भी है। अच्छा, अब पूरे बॉर्डर का भी एक शॉर्ट हैंड है। ये तीन प्रॉपर्टी अलग अलग देने के बजाय, देखिए तीन दी हुई है ना मैंने, तीनों को क्या मैंने कमेंट, अभी तीनों को एक प्रॉपर्टी कवर करेगी बॉर्डर की, 10px सॉलिड ब्लू। ठीक है, अब देखिए ऊपर जो मैंने तीन लाइनें लिखी हुई जो कमेंट हो गई, उसके बदले शॉर्ट एंड तरीका है नीचे वाली लाइन एक लाइन में दिया हुआ इन्होंने कि भाई आपने लिखा बॉर्डर, आपने पहले उसकी विड्थ दी, स्पेस देके उसका स्टाइल दिया, स्पेस देके उसका कलर दे दिया। तो देखिए अब भी ये बॉर्डर अप्लाई कर देगा। सही है भाई। पैडिंग,
फिर अलग बॉर्डर अलग यूज करना होगा, फिर इसमें काम नहीं होगा, फिर आप उस बॉर्डर विथ अलग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सही, ये बता रहे हैं कि अगर आपको सेम देना है ना तो आप यहाँ पे दे दें, इसको शॉर्ट हैंड को यूज कर लें। अगर आपने अलग अलग देना ना चारों तरफ, फिर वो अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करें आप। हाँ, तो अगर 3 एक करनी है ना तो आप क्या कर दो, नीचे आके जिस तरह बॉटम बॉटम वाली अलग करनी है तो बॉर्डर बॉटम कलर या स्टाइल या फिर क्या कहते हैं विथ, तो मैं इसको कलर अलग कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई रेड। ठीक है भाई, हो गए भाई। तो इस तरह आप नीचे आके अलग से सिर्फ एक को स्टाइल दे दो। अच्छा, अगर आप इसको ऊपर वाली लाइन में लिखोगे तो ये हो सकता है मसला करे, क्योंकि नीचे वाली लाइन बाद में चलेगी ना, लेकिन नीचे वाली लाइन में लिखोगे तो फिर ये चल जाएगा। वो भी सेम। अगर आपने बॉटम को विद भी अलग से देनी है तो आप क्या बोलेंगे, बॉटम की विद आप कर दो 2px। देखिए, सिर्फ बॉटम की विद जो है वो कम हो गई। ठीक है भाई, पैडिंग। अच्छा, पैडिंग की भी देखिए 4 प्रॉपर्टी है। पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, और शॉर्ट एंड तरीका भी है। ठीक है भाई, तो डायरेक्ट शॉर्ट एंड करते हैं हम, सही है। अच्छा, पैडिंग अगर मैं 10px दे दूं तो ये चारों तरफ सेम अप्लाई हो जाएगी। परसेंट में होती है, लेकिन परसेंट इसको फिर मिलेगा नहीं कि कितना होगा। अगर इसका कोई पेरेंट है और उसके पास पैडिंग मौजूद है तो फिर परसेंट में दे दो, वरना अभी तो ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा कि हम उसको परसेंट में दें, कि हमें पता ही नहीं ना परसेंट में कितना होगा। परसेंट वो होता है कि हम किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो। अब जैसे किसी बॉटल में पानी पड़ा है, बोलो यार इसका 50% खाली कर दो, उसमें फुल पानी नजर आ रहा है, जब भी तो बोल रहा हूँ खाली कर दो। अब एक बोतल नीचे पड़ी है, मुझे पता ही नहीं उसमें कितना पड़ा हुआ है, और मैं बोल रहा हूँ 50% खाली कर दो, अब मुझे पता ही चलेगा उसमें पानी है कितना। तो ये वाली बात है यहाँ पे कि यार परसेंट जब ही देते हैं जब हमें बताओ कि यार पेरेंट के पास इतना है, इस पे इतना अप्लाई हो जाए। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज। केमिस्ट्री भी आ गई, सही है भाई। तो पैडिंग की बात करते हैं, तो पैडिंग मैंने अभी कितनी दी, 10px। तो ये क्या करेगा, चारों तरफ इक्वल अप्लाई कर देगा। नीचे यूं नहीं कर रहा क्योंकि वो उसकी हाइट फुल होगी। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, ताकि ना आपको प्रॉपर पैडिंग नजर आ जाए। ठीक है भाई, चारों तरफ पैडिंग जो है वो सेम अप्लाई हो गई। अच्छा, नीचे की तरफ ज्यादा लग रही है, वो क्यों? क्योंकि ये जो टॉप लेफ्ट बॉटम है ना, इसके जो बॉर्डर है वो भी थोड़ी स्पेस ले रहे हैं, तो इस वजह से नीचे वाला जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से नीचे पैडिंग ज्यादा लग रही है आपको। तो अगर मैं पैडिंग नीचे की भी सेम कर दूं, ठीक है, आप देखिए चारों तरफ पैडिंग आपको ना इक्वल नजर आ रही होगी, वो बॉर्डर की वजह से थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, सही है भाई। राइट से देखें इस वजह से है कि ये जो पैराग्राफ है ना आपका पी का टैग, इसके बाद डिफॉल्ट भी थोड़ी सी होती है पैडिंग। पी का टैग यूज किया है ना मैंने, ये देखें, इसके पास 5 या 4 इस तरह डिफॉल्ट होती है। पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट खोला मैंने, सेलेक्ट किया, ये मैं पैराग्राफ पे आया, तो इसके पास अच्छा बॉडी के पास नहीं बल्कि पैराग्राफ के पास अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्जिन इसके पास ऐड हुआ है 1 EM के बराबर। ठीक है, REM जो होता है ये वही वाली चीज है कि यार 1 M के बराबर इसमें मार्जिन बाय डिफॉल्ट ऐड हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है ये उसकी है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से पैराग्राफ हटा दूं, ठीक है, या कुछ भी ना दूं या स्पैन दे दूं, खैर स्पैन भी नहीं होती, ठीक है, स्पैन के पास कुछ भी नहीं होता। असल में टाइपिंग में क्यों मसला होता है कि लैपटॉप दूसरा है ना और यहाँ पे दूसरा है, तो अच्छा अब चला के देखते हैं, तो बराबर हो गए भाई, चारों तरफ आपको जो है वो इक्वल नजर आ रही है। तो कुछ एलिमेंट्स हैं HTML में, जैसे हेडिंग, हेडिंग के पास भी मार्जिन होती है डिफॉल्ट कुछ ना कुछ, बॉडी के पास होती है, देखिए बॉडी के ऊपर नजर आ रही ये पैडिंग, ये देखिए यहाँ पे भी स्पेस नजर आ रही है ना आपको। अगर मैं बॉडी की स्पेस खत्म कर दूं आके,
अच्छा खत्म भी कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि वो रहेगी, हम उसको हटा भी सकते हैं। मैं आऊं, मैं बोलूं भाई बॉडी से आप मार्जिन हटा दो, 0px कर दो, आप हट गया भाई, खत्म हो गया चारों तरफ से। ठीक है, तो आप किसी भी एलिमेंट के पास बाय डिफॉल्ट मार्जिन या पैडिंग है तो आप उसको खत्म भी कर सकते हैं। जैसे आप एंकर का टैग बनाते हैं, उसके पास बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन है, आप वो खत्म भी कर सकते हैं। पिक्सल जो है वो स्क्रीन स्केल के हिसाब से चलता है। ये आरईएम जो है ना वो क्या करता है, वो एक एम का साइज होता है, एक एम लेटर का जितना साइज होता है ना, वो हिसाब से चलता है। अच्छा जी, मार्जिन पे आते हैं भाई। नहीं, स्मॉल लेटर में जो एक होता है नॉर्मल, अब तो एम का साइज हम खुद से अगर बढ़ा दें तो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफॉल्ट होता होगा उसका साइज ना एम का। अच्छा, पैडिंग हमने 10 px दी तो चारों तरफ अप्लाई हो गई। 20 देते हैं ताकि आपको और क्लियर नजर आए। ठीक है, पैडिंग। अच्छा, अगर आपको चारों तरफ अलग अलग देनी है तो सेम वही चीज। ठीक है भाई, तो चारों तरफ अलग अलग हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और तरीका भी होता है कि अगर आपको टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट, आपको टॉप बॉटम की सेम रखनी है और लेफ्ट राइट की सेम रखनी है, तो आप सिर्फ दो दें, सिर्फ दो वैल्यू दें। पहली वाली जो होगी वो टॉप बॉटम होगी, दूसरी वाली जो होगी वो लेफ्ट राइट होगी। देखिए सेम चल रहा है अभी भी, तो 4 की जगह हमने 2 दे दी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि इसी को उठा के नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूं ताकि हमारे पास 2 आ जाए। ठीक है, अब ये देखिए दोनों आपस में बिल्कुल मिल गए। ठीक है, तो अगर हमें इसको स्पेसिंग देनी है तो अब हम क्या देंगे, मार्जिन। ठीक है भाई, मैंने बोल दिया भाई 10 px ले लो, 10 px दिया। तो ये जो 10 px अप्लाई हुआ ना, ये बॉक्स के चारों साइड पे हुआ, चारों साइड पे अप्लाई हुआ। सेम यही चीज इसमें भी शॉर्ट हैंड है कि भाई आपको अगर चारों तरफ अलग अलग देना है तो आप क्लॉकवाइज दे दो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देना है तो इसकी जगह पे आप, इसकी जगह आप 2 वैल्यू दे दो। ठीक है भाई, तो एक हमने देखी मार्जिन और एक हमने देखा पैडिंग। जिस तरह आप देखते हैं लोगो है, लोगो दलावा है किसी वेबसाइट पे, लोगो के बिल्कुल बराबर में कोई छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है या कुछ और लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर आप उसको लोगो से थोड़ा सा और राइट साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो आप लेफ्ट साइड से मार्जिन दे दें। मार्जिन अलग 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 भी होता है। जिस तरह आप देखें, मुझे जो है ना सिर्फ इसको अलग करना था, चारों तरफ से मार्जिन देने की जरूरत नहीं थी, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सिर्फ ये भी कर सकता हूँ कि भाई मार्जिन बॉटम 10 px, तो सिर्फ बॉटम से अप्लाई होगा और कहीं से नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, और अगर चारों तरफ से देना हो तो फिर मार्जिन की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें जो हमने देखी ना, बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज होती है हर चीज में, आप जगह जगह पे इनको यूज कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, सेंटरिंग कंटेंट, कि आपका जो कंटेंट है उसको सेंटर में करना। अच्छा, एक तो था टेक्स्ट को सेंटर करना, वो तो आपको पता है, टेक्स्ट सेंटर हो जाता है उससे, टेक्स्ट लाइन सेंटर करके आप टेक्स्ट को सेंटर कर सकते हैं। अच्छा, एक अब है पूरे बॉक्स को सेंटर करना। ठीक है भाई, अच्छा इसकी क्या ये शर्त है कि भाई आपके पास जो बॉक्स है ना उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए कि वो सेंटर में आ जाए। अगर आपका बॉक्स है ही 100%, तो अब वो सेंटर में नहीं आ सकता, ऐसा ही है भाई। तो इस वजह से हम इसको पहले थोड़ा कम करते हैं, कम हो गया। अब आपको अगर इसको सेंटर में लाना है तो इसका एक तरीका है बहुत अच्छा, वो क्या है कि भाई आप देते हैं मार्जिन इसको, और मार्जिन में आप इसको बोलते हैं 0 px। ठीक है, 0 px इसको मैंने कहां से दिया, टॉप बॉटम से। कहां से भाई, टॉप बॉटम से। और दूसरी वैल्यू में मैंने लिख दिया ऑटो। ऑटो में ये क्या करता है, लेफ्ट और राइट से दोनों जगह से सेम दे देता है ऑटो में। तो इससे क्या होगा, जब मार्जिन लेफ्ट पे भी सेम होगा और राइट पे भी सेम होगा तो हमारा बॉक्स कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑटो ये वाला काम करता है। जब आप ऑटो मार्जिन दे देंगे तो ये क्या करेगा,
लेफ्ट से भी सेम स्पेस लिया, राइट से भी सेम स्पेस लिया, और ये आ गया बीच में। तो इस तरह हम किसी भी बॉक्स को सेंटर कर सकते हैं। जिस तरह आप फेसबुक में देखते हैं बीच में आया हुआ होता है लॉगिन का, ठीक है, अब वो सेंटर कैसा आया हुआ होता है इसी तरीके से कि भाई उसको फिक्स विद दी, फिक्स विद देने के बाद उसको लेफ्ट और राइट से मार्जिन ऑटो कर दिया, तो अब वो सेंटर में आ गया। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे देखिए क्या काम हुआ हुआ है, 10px ऑटो 10px ऑटो, ये 4 क्यों है और हमने 2 क्यों दिए, इसने चारों यूज किए हैं, और यहाँ पे 2 में भी काम हो जाता है। पहली वाली जो है वो टॉप बॉटम देखती है और दूसरी वाली लेफ्ट राइट देखती है। अच्छा, सिर्फ ऑटो मेरे ख्याल से वर्क नहीं करेगा, देख लेते हैं हम लिख के, क्योंकि देखिए हाइट जो है ना उसकी डिसाइडेड नहीं होती कितनी होती है। ये जो ब्राउजर की हाइट है ना, ये बाय डिफॉल्ट ऑटो होती है, मतलब इसमें आप जितना कुछ लिखते जाएं वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, उसकी कोई एक लिमिट नहीं है। अगर हाइट एक लिमिट हो जाएगी ना हाइट की कि यार 500 है, तो अब आप उसको टॉप बॉटम से भी ऑटो कर सकते हैं, फिर वो मिडिल में आ जाएगा। बात समझ आए ना, वही वाली बात कि यार स्पेस होगी तो फिर वो सेंटर होगा, वरना नहीं। तो ये वाली चीज है, हाइट उसकी क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, हाइट नीचे चलती जा रही है, तो इस तरह टॉप बॉटम से कभी भी ऑटो नहीं होता। तो अगर हमें सेंटर करना हो ना बिल्कुल किसी चीज को, लॉगिन बनाने है जैसे हमें एक बीच में, तो ये मेरा डिव है, मैं चाहता हूँ यार ये सेंटर में आ जाए, अभी ऐसा आ रहा है 100 पे। अगर इसको आपने सेंटर करना है तो आप इसको भाई मार्जिन टॉप दे सकते हैं कि भाई टॉप से इसका इतना मार्जिन हो जाए, या ये जो आपने ऑटो लिखा था इसको आप यहाँ पे इस तरह कुछ कर सकते हैं। ठीक है, 10 तो बहुत कम हो गया, अगर आप इसको बोलते हैं 100px, तो इस तरह कुछ करके आप इसको सेंटर में ला सकते हैं, तो फिर ये आप सेंटर में बिल्कुल नजर आएगा। थोड़ा ज्यादा चाहिए, थोड़ा और ज्यादा कर दें जी। हाइट वर्टिकल अलाइन करना है तो फिर हाइट फिक्स करनी होगी। अगर वर्टिकल अलाइन करना है तो हाइट फिक्स होनी चाहिए। हाइट फिक्स अभी इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि भाई जितना भी कंटेंट आप पेज में लिखते हैं ना वो पेज बढ़ता जाता है नीचे तक, उसकी हाइट फिक्स आप कैसे करेंगे, उसको px में फिक्स कर दें। लेकिन px में फिर मसला क्या होगा, अगर कोई स्क्रीन बड़ी है तो उसकी बड़ी हाइट होगी, तो फिर css में एक और ऑप्शन होता है हाइट देने का, वो ऑप्शन होता है vh का। ठीक है भाई, vh का ऑप्शन अगर, अच्छा देखिए हाइट हम कैसे करेंगे, इसका भी एक पेरेंट होगा। अच्छा, बॉडी की हाइट ना कभी भी फिक्स नहीं करते, कभी आप बॉडी को फिक्स कर दें, बॉडी की हाइट आपकी ऑटो ही होगी। आपने एक और डिव बना लिया और इसको बोल दिया कि भाई ये मैन है। ठीक है भाई, और मैन को हमने दिया बैकग्राउंड कलर, तो देखिए इतना अप्लाई हुआ। अच्छा, अगर मैं इसको हाइट दे दूंगा 100%, तो ये अप्लाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, उसका 100% है ही नहीं कुछ, हमें पता ही नहीं है बॉडी के पास कितनी हाइट है। बॉडी के पास तो अनलिमिटेड हाइट है, बॉडी बोलती है कि भाई जितना भी कुछ ऐड करना है कंटेंट उसमें करते जाओ, उसकी हाइट जो है वो बढ़ती रहेगी, उसकी हाइट कोई फिक्स नहीं है। तो इसमें एक तरीका होता है, अब हम अगर इसको हम px में दें, तो अब इसमें क्या मसला है, क्या अगर कोई बड़ी डिवाइस आ गई तो ये हमारा डिव इतना सा नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसका एक तरीका क्या है कि भाई हम इसको ना देते हैं vh, इसको बोलते हैं व्यू हाइट। ये css में एक ऑप्शन है, इसका मतलब क्या होता है, जितना आपके पास व्यू है ना, जितना आपकी स्क्रीन का साइज है उतनी हाइट इस पे अप्लाई कर दो। अच्छा, 500 नहीं, इसको 100 बोलेंगे। 100 का मतलब ये होगा कि भाई जितना है उतना इसको अप्लाई कर दो। अच्छा भाई, हमने रीलोड किया, देखिए इसने अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा स्क्रॉल क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर हमने मार्जिन दिया था इसको। तो अगर हम इसको हटा दें मार्जिन को, तो अब आप देखें थोड़ा सा ही अभी भी क्यों रख रहा है, क्योंकि बॉडी के पास डिफॉल्ट है मार्जिन। तो आप देखें इसने इसकी फुल विड्थ कर दिया। अच्छा, अगर हम अब ऑटो करके इसको देखें और देखते हैं ये होता है या नहीं, तो अभी भी देखें ये ऑटो वैसे कर नहीं रहा है ना। ठीक है, इसका एक और तरीका है जो हम इसको करते हैं सेंटर में। ठीक है, वो या तो हम फ्लेक्स से करते हैं
ठीक है, या दूसरा तरीका मैंने अभी आपको बताया कि भाई आप उसको टॉप से मार्जिन देके फिर आप कर देते हैं। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, बिल्कुल इनिशियल तरीका है कि अगर आपको कोई डिफ को सेंटर करना हो। बाकी इसके अलावा आगे और भी बहुत सारे ऑप्शन पड़े हैं। विद भी यहाँ आती है, ये वी एच नहीं होता, फिर वो कुछ और होता है। नहीं, वी डब्ल्यू मेरे ख्याल से नहीं होता, होता है ना? हाँ, होता है, बल्कि होता है, सही है। तो व्यू हाइट और वी डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, ये क्यों नहीं देते? क्योंकि विथ फिक्स होती है भाई, विथ की लिमिट होती है, ये कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया ये, क्योंकि विथ तो फिक्स होती है ना। हमें पता है कि यार स्क्रीन की विथ को ये एक होगी, फिक्स होगी, चाहे वो जितनी भी बड़ी हो। लेकिन हाइट कभी भी फिक्स नहीं हो सकती, हाइट अनलिमिटेड होती है। तो इस वजह से हम हाइट के लिए वीएच यूज करते हैं, वी डब्ल्यू कभी इतना यूज नहीं होता। बिट को रिस्पॉन्सिव करने में मसला हो जाता है बहुत ज्यादा। क्या चीज? वी डब्ल्यू मैंने यूज नहीं किया कभी। क्या है तुमने यूज? तो क्योंकि वो विद हमें पता है कि भाई फिक्स है, तो हम उसको डायरेक्ट परसेंट लेके यूज करते हैं। अगर स्क्रीन के ऊपर हम कोई चीज़ यूज़ भी करते हैं ना, तो उसके लिए स्क्रॉल लगा देते हैं, उसकी विड्थ फिक्स कर देते हैं, ताकि जब आप रिस्पॉन्सिव करें तो वो खराब ना हो। वेबसाइट जितनी भी होती है रिस्पॉन्सिवनेस देखी जाती है उसकी, ये नहीं कि आपने अनलिमिटेड विड्थ दे दी, हाइट दे दी, जब आप बड़ी स्क्रीन पे जाओगे तो ज़्यादा देगा। हाँ जी। तो अब उसके लिए ये आपके सामने टॉपिक आया, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है भाई। तो देखिए, चीजें वही ना, बहुत सारी हैं, टाइम टू टाइम थोड़ा चलेंगे। अच्छा, अब ये वो तरीका है कि जिससे आप किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, दो बॉक्स में यहाँ पे बनाऊं। देखिए, मैंने इसके अंदर ये दो बॉक्स बना दिए। ठीक है, एक डिफ के अंदर मैंने दो बॉक्स बना दिए, दूसरा वाला कहाँ आएगा? नीचे आएगा उसके। ठीक है भाई, नीचे क्यों आया? क्योंकि दोनों ब्लॉक लेवल हैं। ठीक है भाई, दोनों इस वजह से नीचे आया। इसको भी चला देते हैं, कलर थोड़ा सही लग रहा था। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ यार ये एक लेफ्ट पे जाए और एक राइट पे जाए। अगर इस तरह कुछ मैं चाहता हूँ, तो अब हमारे पास सीएसएस में डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है कि बाय डिफॉल्ट इसका डिस्प्ले ब्लॉक होता है। ठीक है, जो डिव आप बनाते हैं, कुछ एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल हैं, कुछ इनलाइन है। तो अगर आपने इसको इनलाइन बनाना हो, तो आप इसका डिस्प्ले इनलाइन कर सकते हैं, जिससे ये दोनों सेम लाइन में आ जाएंगे। फिर लेकिन वही वाली बात कि ये जो बड़े बड़े हमारे पास बॉक्सेस होते हैं, डिव होते हैं, इस पे हम ये वाली चीज अप्लाई नहीं करते। इसको हम कंट्रोल करते हैं फ्लैक्स वगैरह, ग्रिड वगैरह, या फिर मीडिया क्यूरी वगैरह के जरिए। लेकिन अच्छा, अगर छोटी कोई चीज है, जिस तरह ये नेविगेशन बार होती है, कोई लिस्ट बनाई हमने, लिस्ट हमेशा इस तरह चल रही होती है कि नेक्स्ट लाइन में दूसरी आ रही होती है। अगर हम उसको इनलाइन कर दें, तो वो एक लाइन में आ जाती है, वो मेन्यू बन जाता है पूरा नेविगेशन बार। अच्छा, फिर भी हम अगर इस पे अप्लाई करके देखें, हमने कहा भाई डिस्प्ले इसका आप कर दो इनलाइन। ठीक है, तो इसने इसका पूरा इसको खराब कर दिया इसने। अच्छा, अब इसने क्या किया कि इसको इनलाइन कर दिया। अब ये इनलाइन होगा तो मेरे ख्याल से विथ वगैरह की वजह से ना, या हाइट इसके पास नहीं रही। तो हम अगर इसकी हाइट और विथ दोनों दे दें, विथ भी दे दी और हाइट भी दे दी, ठीक है, फिर भी नहीं हुआ। अच्छा, इनलाइन ब्लॉक एक और हमारे पास है। अब ये हो गया। अच्छा, इनलाइन ब्लॉक क्या करता है? जब आप इनलाइन कर देते हैं ना, तो ये क्या करता है, उस पर लगा हुआ स्टाइल, उस पर आपने कोई हाइट लगाई है, उस पर कोई आपने मार्जिन लगाया है, पैडिंग लगाया है, वो सबको हटा देता है इनलाइन। और अगर आप इनलाइन ब्लॉक करते हैं ना इसको, तो जो जो स्टाइल आपने उस बॉक्स के ऊपर अप्लाई किया है, आपने पैडिंग अप्लाई की हुई है, आपने हाइट अप्लाई की हुई है, तो इनलाइन ब्लॉक क्या करेगा, उस सारे स्टाइल को भी रखेगा और उसको इनलाइन भी कर देगा। तो देखिए, जैसे मैंने इसको इनलाइन करा, दोनों सेम लाइन में आ गए। अच्छा, अब दोनों सेंटर क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने मार्जिन ऑटो दिया हुआ था सिर्फ एक को। तो इस वजह, अगर हमें दोनों को सेंटर में लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर इन दोनों के ऊपर एक डिव बनाएंगे और उसको फिक्स विद देके मार्जिन ऑटो करेंगे। समझ में आ रही है बात? लेफ्ट राइट करने का फिर वही तरीका है कि फ्लैक्स वगैरह आगे जाके देखें। अभी
थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इससे यूज करना। सही है भाई। देखिए अगर अभी हम इन दोनों को सेंटर में, अच्छा दोनों वैसे सेंटर में क्यों नहीं आया अभी, समझ में आ रहा है? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ही प्रोजेक्टर है, मैंने इस प्रोजेक्टर को बोला हुआ है कि भाई मार्जिन ऑटो, तो ये क्या करेगा, अपने लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी सेम स्पेस लेके बीच में आ जाएगा। अब ये दो आ गए, तो अब इनकी ना वो वाली चीज बनेगी नहीं कि यार मैं कितनी स्पेस लूं, क्योंकि इसको अपना अपने बारे में इतना नहीं पता कि यार मेरे पास कितनी विद है और फिर दूसरा कितनी ले रहा है। तो अब क्योंकि ये दो हो गए, तो दोनों अब ऑटो पे नहीं चल सकते, ये एक ऑटो पे चल सकता है कि भाई मेरा जितने राइट साइड पे मार्जिन पड़ा हुआ है उतना मैं लेफ्ट पे लगाऊं और मैं सेंटर में आ जाऊं। अच्छा अगर आपको दोनों को चलाना है तो आप क्या करेंगे, दोनों को पहले एक बॉक्स में डालेंगे, दोनों को एक बॉक्स में डालेंगे, फिर उस बॉक्स को फिक्स विद देंगे और फिर उसको मार्जिन ऑटो कर देंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है अभी के लिए, वरना आगे के लिए ऑप्शन हमारे पास बहुत है। अभी जब आगे फ्लेक्स पढ़ लेंगे, दूसरी चीजें पढ़ लेंगे, तो इसके अलावा काफी सारे हमारे पास ऑप्शन पड़े हैं। ठीक है भाई, तो ब्लॉक इनलाइन आपने देख लिया, इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन देखिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस कॉज ब्लॉक लेवल एलिमेंट टू फ्लो लाइक एन इनलाइन एलिमेंट while retaining other feature of a block level element। ठीक है भाई, ब्लॉक लेवल एलिमेंट के जो अदर फीचर होते हैं ना वो भी कवर करता है और साथ में उसको इनलाइन भी कर देता है। ठीक है, मतलब उससे पैडिंग मार्जिन कुछ भी नहीं हटाता, सारा उसने रखा, इनलाइन ब्लॉक कर दिया जी। सिर्फ इनलाइन जो है ना, देखिए हम वहां यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमें पता है यार एक हमारे पास एलिमेंट है और उसका डिफॉल्ट कोई भी स्टाइल नहीं है, डिफॉल्ट उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ हुआ, ना हमने उस पर कोई स्टाइल अप्लाई किया, और सिर्फ हमें उसको सेम लाइन में लेके आना है, तो वहां पे हम इनलाइन लगा देंगे। और वैसे ज्यादातर जो इस्तेमाल है वो इनलाइन ब्लॉक का ही है। इनलाइन जो है ना वो बहुत रेयर होता है। ठीक है, ऐसे क्योंकि बहुत कम जगह होती है जहां हमने कोई स्टाइल भी अप्लाई नहीं किया और जहां उस कोई एलिमेंट का अपना भी कोई स्टाइल नहीं है, तो ऐसी जगह मतलब बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है। इनलाइन ब्लॉक बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा अगर कोई पहले से इनलाइन एलिमेंट है, जिस तरह कोई स्पैन है, दो स्पैन हमने बनाए हुए और हम उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दें, तो वो क्या होगा, वो अब वो पूरी लाइन कवर करेंगे स्पैन, जबकि वो थे इनलाइन एलिमेंट लेकिन सीएचएस से हमने उसको ब्लॉक लेवल बना दिया। जरूरत पड़ सकती है ना, वैसे देखें रिक्वायरमेंट के ऊपर बात है कि अगर ऐसी जरूरत पड़ गई जिसको आपने ब्लॉक करना हो तो आप वहां पे देंगे, वरना आप शुरू में एलिमेंट ही वो यूज करेंगे जो ब्लॉक लेवल हो। ठीक है, ब्लॉक लेवल बहुत कम किया जाता है, इनलाइन ज्यादा किया जाता है। इनलाइन ब्लॉक क्यों ज्यादा किया जाता है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, ब्लॉक लेवल अलग अलग लाइन में आता है। हम चाहते हैं यार नहीं लिस्ट सेम लाइन में लाना चाहें, तो वहां पे इनलाइन ब्लॉक हम लगाएंगे। ठीक है, तो ब्लॉक वाली चीज ये कम यूज होती है, इनलाइन ब्लॉक इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। अच्छा उसके बाद नन भी यूज होता है इसमें। नन क्या करता है कि यार आप किसी एलिमेंट को अगर आप हाइड करना चाहें, अब जैसे मेरे पास दो डिव है, इसको मैं एक क्लास देता हूं हाइड की, और सीएसएस में आके मैं इसको कर देता हूं डिस्प्ले नन, तो ये क्या करेगा, ये डिव जो है पूरा हाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, पूरा हाइड हो गया। अब ये जो है हमारे पेज में जो है ये डिव है ही नहीं, सीएसएस ने उसको हाइड कर दिया। अगर इसको वापसी शो करवाना हो तो दोबारा इसका जो भी डिस्प्ले था वो हम इसको दे देंगे, ब्लॉक था तो ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक था तो इनलाइन ब्लॉक, या फिर इनलाइन, तो ये दोबारा से फिर शो हो जाएगा। अच्छा सेम इसी तरह की एक चीज और है हमारे पास, विजिबिलिटी। ये हाइड करता है एलिमेंट को, लेकिन एलिमेंट की जो स्पेस है ना, अब जैसे मैंने एलिमेंट हाइड कर दिया, अब अगर मैं कोई तीसरा एलिमेंट बनाऊंगा ना, यहाँ पे तीसरा बॉक्स बनाऊंगा ये वाला, देखिए मैंने इसी को कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया और इससे ये वाली क्लास हटा दी हाइड की, रीलोड किया, नीचे वाले ने ऊपर वाले की जगह ले ली, क्योंकि वो है ही नहीं डिस्प्ले में, है ही नहीं, वो नन हुआ हुआ है। अगर मैं इसका डिस्प्ले नन नहीं करता, मैं इसकी डिस्प्ले की जगह विजिबिलिटी एडिट करता। ठीक है, तो अब ये क्या करता, उसकी स्पेस रखता, उसकी स्पेस मौजूद है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा, जो भी कंटेंट है जितना भी कुछ है वो आगे से शुरू हो रहा है
और इसकी जो स्पेस है वो अपनी जगह पे है। ये दोनों में फर्क है। लेकिन विजिबिलिटी इतना यूज नहीं करते हम कि इस तरह का कुछ दिखाएंगे तो यूजर बोलेगा यार पता नहीं क्या है इस वेबसाइट में, ये मसला आ गया, कोई एरर आ गया। ठीक है, तो हम जो यूज करते हैं अगर हमें कोई चीज हाइड करनी हो टेम्परेरी, तो हम डिस्प्ले नन उसको कर देते हैं, वो हाइड हो जाता है। जिस तरह लोडर होते हैं ना वेबसाइट में, शुरू में आप वेबसाइट लोड करते हैं, लोडर नजर आ रहा होता है, थोड़ी देर बाद वो हाइड हो जाता है। तो लोडर पहले शो हुआ होता है, फिर उसको सीधे से हम क्या करते हैं डिस्प्ले नन, तो वो हाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस इन जगहों पे ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डर इमेजेस भाई इसका यूज भी बहुत रेयर है। ठीक है, यूज ना होने के बराबर है कि बॉर्डर इमेजेस जो है ना ये पहले चलती थी, अब इतनी नहीं चलती। अगर अब भी आपको यूज करना है तो पहले इस साइज की आपको इमेज ढूंढनी होगी, कॉर्नर वाली, बहुत मुश्किल से मिलेगी, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे ऐसी इमेज। ठीक है, तो इमेज ढूंढना मुश्किल है, फिर इसकी सपोर्ट जो है किसी किसी ब्राउजर में है, किसी में नहीं है, तो और चीजें थोड़ी सी, तो इसको हम यूज नहीं करते इतना ज्यादा। इसमें क्या होता है, जैसे बॉर्डर हमारे पास कौन कौन से थे भाई, डैश वाले थे, डॉट वाले थे, सॉलिड था। तो अगर आपको अलग से कुछ बॉर्डर चाहिए तो आप अपना डिजाइन करके इमेज लगा देते। अच्छा, ये बड़ी बेहतरीन चीज है, और ये इसका यूज जो है ना आजकल की वेबसाइट्स में बहुत ज्यादा है, बॉक्स शेडो। और ये वही सेम चीज है जो टेक्स्ट शेडो था ना, जो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा था, ये बॉक्स शेडो है, ये बॉक्स के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, उसमें तीन चीजें होती थी, इसमें भी तीन चीजें हैं। ठीक है भाई, और इसमें चार वैल्यू भी होती है, इसमें चार वैल्यू भी होती है और तीन पे भी चलता है ये। ठीक है, तो चार कौन कौन सी होती है, देखिए ये बता रहे हैं आपको भाई, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट। ठीक है, जो मैं आपको बताया था ना भाई, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट वाला जो सीन था, उसमें पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो इस तरह आगे बढ़ेगा। फिर इसके बाद आगे क्या है कि भाई ब्लर डिस्टेंस, कितना ब्लर उसको करना है। फिर वो आगे उसके क्या है, फोर वाली वैल्यू में स्प्रेड ऑफ शेडो, शेडो को कितना फैलाना है। ठीक है, और आखिर में आप उसको कलर दे देते हैं कि भाई इस कलर का शेडो होना चाहिए। अच्छा, ये बनाना बहुत मुश्किल है, कभी भी हम ना इसको अच्छा नहीं बना सकते बेहतरीन वाला, हम हमेशा गूगल से उठाते हैं, क्योंकि ये सोचना और बनाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर मैं आपको अब सिंपल एक अच्छा सा बॉक्स इसके जरिए बना के दिखाऊं, सब हम हटा देते हैं। ठीक है, इन सब को हम करते हैं अभी कमेंट, और इन सबको भी। अच्छा, सिंपल एक बॉक्स बना रहा हूं मैं, तो इसको इसके ऊपर हम फिर वो शेडो वगैरह जो है ना अप्लाई करके देखते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या दें, वाइट, नजर आएगा? नजर क्यों नहीं आ रहा कुछ? अच्छा, कलर वाइट, सही है, चलो इतना तो पता है। अब आप बोलते हैं यार कि क्यों नजर नहीं आ रहा, यार क्या मसला हो गया। अच्छा जी, तो अब मैं इसको दे रहा हूँ बॉक्स शेडो। अगर कलर वाइट है और बॉक्स शेडो अप्लाई हो जाए ना, फिर बॉक्स नजर आएगा आपको। तो हम सिंपल इसको अभी फिलहाल ना यही दे देते हैं डायरेक्ट, और इसका कलर हम रखते हैं ग्रे। नजर आ रहा है भाई? और थोड़ा सा हम इसको करते हैं सेंटर। ठीक है भाई, लेकिन ये ना इतना कोई खास नहीं बना है। अच्छा, अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं ना इसको, तो हम क्या करते हैं, देखिए मुझे अच्छा लगता है सबसे ज्यादा ना जीमेल का, जीमेल ने बॉक्स शेडो लगाया हुआ है अपने हेडर पे। ठीक है, वो मैं अक्सर उठा लेता हूँ। कैसे पता चलेगा उसका, जीमेल पे का है, या गूगल ने जो अपनी देखिए सर्च बार में यूज किया हुआ है, जो नजर आ रहा है ना चारों तरफ, देखिए ऊपर नजर आ रहा है आपको ये शेडो, ये जो इसके टॉप पे नजर आ रहा है। अगर आपने देखना हो कि यार इसने कितना रखा हुआ है, कितना लगाया हुआ है, इंस्पेक्ट किया, और इंस्पेक्ट करके
आपने चेक करा कि भाई इसने कितना लगाया हुआ हेडर पे, हेडर सेलेक्ट किया, ये आ गया भाई। देखिए इसने एक प्रॉपर इसको स्टाइल दिया हुआ है CSS का, जिसमें काफी सारी चीजें इसने डाली हुई हैं। अच्छा, जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा आपको नजर आ रही है ना, ये सारी नई आई हैं बुक में, क्योंकि 4 चीजें आपको बताई हुई थी, 4 देखें यहाँ पे लगी हुई हैं, ये 4 हैं वो जो शुरू में लगी हुई हैं। और आखिर में इंसेट का मतलब ये है कि अंदर की तरफ बॉर्डर कितना रखना है, और सॉरी शेडो कितना रखना है। अच्छा भाई इसको चलाते हैं, ठीक है, नजर आ रहा है, सही लग रहा है ना भाई। तो अच्छा, इसको अगर और आपने बढ़ाना हो ना, तो आप इसको बाहर की तरफ बढ़ा सकते हैं। मैंने 4 कर दिया, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी -2 अगर हम इसको करें तो थोड़ा सा और नजर आएगा ना फिर ये आपको। अच्छा ठीक है भाई, तो इस तरह से आप बॉक्स शेडो अप्लाई कर देते हैं। या और भी काफी सारी वेबसाइट पड़ी हुई है जहाँ पे आप CSS का बॉक्स शेडो लगाते हैं। अगर आप सर्च करें CSS बॉक्स शेडो कार्ड, ठीक है, देखें W3 स्कूल आपको बता देगा 93 ब्यूटीफुल CSS बॉक्स शेडो एग्जाम्पल। देखें तो ये बेहतरीन बनाई हुई वेबसाइट किसी ने, देखें ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये वाला भी सही लगा। अच्छा, मैं ये वाला अगर लगाना चाहूँ, या ये वाला, कौन सा लगा, ये वाला लगा लेते हैं। कॉपी कर लिया, इसको हटाया, पेस्ट किया, और ये लग गया। सही है भाई, इन्होंने वही चीज की हुई है, पर इन्होंने रिवर्स में कर दिया है काम। रिवर्स में भी शायद सपोर्ट कर रहा हो। रीलोड किया और ये अप्लाई हो गया। सही है भाई। तो इस तरह की जो देखिए, फेसबुक ने भी जगह जगह ये यूज किया हुआ है। आप देखते हैं पोस्ट आई हुई होती है, उसमें भी नजर आ रहा होगा आपको। तो ये आजकल चल रहा है ना बहुत, हर वेबसाइट में ये यूज हो रहा है। बटन्स के अंदर भी थोड़ा बहुत हम डालते हैं, बटन अच्छे लगने लग जाते हैं। तो इस तरह ये वाली जो चीज है ना बॉक्स शेडो वाली, ये बहुत ही बेहतरीन है और बहुत अच्छा लगता है इससे आपका जो भी कार्ड है, बॉक्स है। अच्छा, बॉर्डर रेडियस ये क्या करता है, जो इसके कॉर्नर है बॉर्डर के, इसको राउंड कर देता है थोड़ा। अगर मैं इस पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर दूं 10 px, नजर आया कॉर्नर राउंड हुआ है भाई। अच्छा, थोड़ा ज्यादा करके दिखा दूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। ठीक है भाई, इतना ज्यादा नहीं करते फिर वो अंडा बन जाता है। तो इतना करते हैं कि थोड़ा अच्छा भी लगे। 10 तक कर दिया है इस तरह के बॉक्स में, तो थोड़ा अच्छा लगता है। ये कॉर्नर बॉर्डर से अच्छे, थोड़े से कर्व अच्छे लगते हैं बॉर्डर ना वेबसाइट के अंदर। अच्छा, अगर आप देखिए, आप बॉर्डर रेडियस को यूज करके सर्कल भी बना सकते हैं। आपने कहीं पे रिक्वायरमेंट हो ऐसी कि जहाँ सर्कल बनाना हो, कोई नोटिफिकेशन का ऐसा आइकन हो गया या कुछ हो गया जहाँ पे सर्कल, या प्रोफाइल पिक्चर हो गई। ये जो बॉर्डर रेडियस है ना, ये HTML के किसी भी एलिमेंट पे लग जाता है, पिक्चर पे भी लग जाएगा। पिक्चर पूरी सर्कल बन के आपके सामने नजर आ जाएगी। तो अगर मैं इसको सर्कल बनाना चाहूँ तो किस तरह बनेगा, तो सर्कल के लिए सबसे पहले हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए। ऐसा ही सेम हो गया। उसके बाद जितनी इसके पास विड्थ और हाइट है ना, उसका आधा, उसका हाफ आपने बॉर्डर रेडियस दे देना है। तो वो कितना है, 150 px। तो ये सर्कल बन गया। ठीक है, वैसे ही बनता है सर्कल। इसका भी फॉर्मूला होता है पूरा, पता है? नहीं पता, चलो खैर है। तो बस ये याद रखना है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं सर्कल की जगह अंडा बना देते हैं। काफी जगहों पे आप देखेंगे, काफी कभी ना कभी गौर मतलब देखें कोई ऐसी वेबसाइट, गौर करिएगा, सर्कल की जगह ना अंडा बना हुआ नजर आ रहा होगा आपको, कोई प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर या कोई ऐसे डिफ के ऊपर। तो उसमें ना यही गलती होती है कि यार, या तो हम हाइट उसकी बढ़ा देते हैं, या हम बॉर्डर रेडियस उसको सही नहीं दे पाते। बॉर्डर रेडियस उसको हम कम दे देते हैं, फिर वो इस तरह कुछ अंडा टाइप बन जाता है। ठीक है, तो ये इसकी एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल है कि भाई जितनी आपने हाइट विथ रखी हुई है, उसकी हाफ आप बॉर्डर रेडियस कर देंगे तो वो सर्कल बन जाएगा। चाहे वो कोई बॉक्स हो, चाहे वो कोई इमेज हो, या कोई भी HTML का एलिमेंट हो, आप उसको सर्कल बना सकते हैं। पता तो होगी ना, जब आप बना रहे हो तो आप ही तो सेट कर रहे हो, ये कोई और कोई बनाएगा। हाइट विथ पता नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। या ये वेबसाइट थी getcsscan.com करके,
CSS बॉक्स शेडो लिखे हैं, काफी और मिल जाएंगी, बहुत पड़ी हुई है। ये देखें W3 स्क्रॉल का इतना अच्छा है ये कार्ड, क्यों नहीं आ रहा ये देखें कितना अच्छा शेडो लगाया हुआ इसने, ये भी उठा सकते हैं। देखें इसकी प्रॉपर्टी ये रही पूरी, ये उठा के लगा दें। इसने कलर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, RGBA में, पता है ना ये। इसको आप थोड़ा सा लाइट करना चाह रहे हो अगर शेडो को, तो आप क्या करें, इसको 15 कर दें, 0.15, थोड़ा लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको उठाएं शेडो को, और अपने हिसाब से जो भी उसको थोड़ा बहुत आपने एडिट करना है वो कर लें। अच्छा, इसकी क्योंकि रेंज जो होती है ना वो 0 से लेके 1 तक की होती है। अब परसेंट तो 100% तक हो गया। अच्छा, अगर हम इसको 10% दे दें, देखते हैं सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, कर तो रहा है, सही है। अगर इसको 100% दे देंगे ना तो बहुत डार्क हो जाएगा ये देखें। ठीक है, परसेंट भी चलता है वैसे, वरना ये इतना काफी है हमारे लिए। 0 से 1 की रेंज हमें पता है, 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह हम दे देते हैं। अच्छा, अगर आपने बॉर्डर थोड़ा सा अलग शेप में बनाना हो कुछ इस तरह से, तो इसके लिए भी काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये भी बड़ा मुश्किल काम है, खुद से कभी भी सोच के दिमाग लगा के हम इतना अच्छा नहीं बना सकते कभी भी। तो अगर इस तरह के शेप आपको बनाने हो तो उसके लिए भी हम गूगल वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या किसने अच्छा बनाया हुआ है, तो वहां से फिर हम उठा के यूज कर सकते हैं। वरना इसकी जो पूरी देखें, इसमें इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो इसका ना कभी भी पूरा हम इतना अच्छा खुद से नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं CSS में एलिप्टिकल शेप्स। ठीक है, तो जिसमें बॉर्डर बहुत ज्यादा कर्व करना हो। ठीक है, सर्कल तो आपको पता चल गया कैसे बन रहा है, इस तरह बनाना हो, इस तरह बनाना हो। और ज्यादा ही कोई जो आपको इससे भी ज्यादा मुश्किल वाले जो आपको नजर आ रहे होते हैं ना बॉर्डर, जो अलग ही स्टाइलिश बने हुए हों, तो वो फिर बॉर्डर नहीं होते, वो बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी हुई होती है। ठीक है, तो वेबसाइट में ना हर कोई अपने अपने तरीके से काम करता है। बोलते हैं मैं ये बॉर्डर इतनी मेहनत करके क्यों बनाऊं, मैं एक काम करूं, इसकी एक इमेज बनाऊं जो कि बिल्कुल आराम से बन जाएगी, और उसको अपने बॉक्स के बैकग्राउंड पे रख दूं, तो ऐसा लगेगा मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है। तो ऐसे भी करते हैं लोग। ठीक है भाई, ये चैप्टर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आज ही पढ़ना था, 2 पढ़ने थे ना आज। ठीक है भाई, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, जिसमें लिस्ट, टेबल्स एंड फॉर्म। भाई लिस्ट को कैसे स्टाइल देते हैं, टेबल को कैसे, फॉर्म को कैसे, बस ये बताएंगे इसमें ना मार्जिन है, ना पैडिंग है, ना कुछ है, बस इतना बता रहे हैं कि लिस्ट को कैसे स्टाइल दें, लिस्ट को इनलाइन कर दें, लिस्ट के जो बुलेट्स हैं उसको चेंज कर दें, और फॉर्म को किस तरह स्टाइल दे सकते हैं, ये सारी चीजें बता रहे हैं इसमें। और इसके बाद कौन सा चैप्टर है, 15। अब इसके बाद से थ्योरी है सारी, ये लेआउट के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद फिर इमेजेस के बारे में बताया जाएगा, बैकग्राउंड, इसमें इस पूरे चैप्टर में बैकग्राउंड इमेज बस इंपॉर्टेंट है। पूरी सीएसएस में कलर की कॉम्बिनेशन या पिकिंग कैसे हमें पता चलेगी, हम वेबसाइट के अंदर कलर क्या लगाएं, हम तो जैसे। अच्छा, ये ना CSS से नहीं होती, ये आप खुद दिमाग चलाते हैं, ये आप खुद दिमाग चलाते हैं कि यार आप क्या 3 कलर के ऊपर करें काम। कोई थीम देख लेते हैं। अब जैसे मैं भाई सैलानी के लिए कुछ बना रहा हूँ, तो सैलानी का किसी ने कलर बनाया हुआ है ग्रीन और ब्लू टाइप। ठीक है, या मैं अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वाटर बिजनेस शुरू कर रहा हूँ अपना, तो पानी के कलर से मिलता जुलता कोई कलर मैंने चूज किया और उसी को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कलर क्या अप्लाई करना है वेबसाइट के ऊपर, और अच्छा भी लगना चाहिए। और पानी का कलर सिर्फ वो कलर नहीं होता जो पानी का होता है, उसके हजारों कलर हैं उससे मिलते जुलते। तो हम गूगल पे लिख सकते हैं वाटर कलर्स, तो इस तरह काफी सारे साइट भी बताई थी कि वहां से भी हेल्प। मटेरियल कलर्स ना, आप कॉम्बिनेशन भी देखते हैं, आप CSS कलर कंट्रास्ट या कॉम्बिनेशन करके गूगल पे सर्च करें आप, इमेजेस में चले आए आप, किसी वेबसाइट में जाने से अच्छा। इमेजेस पे तो बल्कि इतना कुछ नहीं दिखा रहा,
अगर देखें किसी वेबसाइट में जाते हैं, ठीक है, तो काफी सारे टूल भी होंगे भाई। अब ये देखें कंट्रास्ट रख के, दोनों को रख के दिखा रहा है दो कलर को। ठीक है, कुछ ऐसी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी जो आपको कंट्रास्ट शो कर रही होंगी। अगर आप लिखें कूल कलर्स कंट्रास्ट फॉर वेबसाइट, एक और वेबसाइट भी उस दिन भी हमने देखी थी ना, जो आपको एप्लीकेशन भी बना के दिखा रहे थे। ठीक है, अच्छा ये देखें, कलर पैलेट बोलते हैं, बल्कि नहीं इसको कलर, इसको कुछ और बोलते थे। एक था जो ना सामने सारे कलर रख के आपको दिखाता था। ठीक है, तो ये इस तरह का देखें कुछ होगा, ये कंट्रास्ट है देखें, ये इस तरह के, इसमें से जो आपको लगे कि यार ये अच्छा लग सकता है मेरी वेबसाइट पे, वो आप लगा लें। देखें इस तरह की चीज़ होती है ना, ये कि अब इसने जो ये कलर निकाले हैं ये इस पिक्चर से निकाले कि यार अब इनमें से कोई आपको अगर यूज़ करना हो तो आप वो यूज़ कर लें। अब इसका कलर कैसे उठाएंगे, वो बड़ा आसान है, कलर पिकर से आप उठा लेंगे। तो इस तरह थोड़ी सर्चिंग करके चीज़ों को देख के समझ के आप जो भी कलर है आप उस पर अप्लाई कर देते हैं, वो अप्लाई हो जाता है। और कुछ शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। क्यों भाई, टाइम है ना, 12 बजे तक कर लेते हैं क्लास, 9:30 बजे तो शुरू होती है। ठीक है भाई, कर लें शुरू। कौन कौन बोल रहा है कर लें, हाथ उठाएं, फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी। कौन बोलता है नहीं नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तो ज्यादा क्यों है भाई, भेज दें, फिर इनको भेज दें, तो फिर हम रिकॉर्डिंग भी बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं पढ़ना। सही है भाई, तो ये ले भाई रिकॉर्डिंग ऑफ।